गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्रिया का पद परिचय बताने जा रही हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पद परिचय को बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज हम इसमें क्रिया को समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया मतलब जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। हिंदी में जिस शब्द से काम के करने का पता चलता है, करने शब्द का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, जागना, सोना, खाना, पहनना, टहलना, मतलब इस तरीके के जो शब्द हैं वो हमारे क्रिया के शब्द कहलाते हैं। तो हम आज क्रिया के भेद को देखेंगे क्योंकि हमें उसका पहचान आता है। क्रिया के यहाँ पे मैंने दो भेद बताए हैं, एक कर्म के आधार पे और दूसरा बनावट के आधार पे। नाम पे मत जाइएगा। आपको कर्म या बनावट में अगर कंफ्यूजन हो तो ये कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। कर्म के आधार पे दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आपने वाच्य में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। सकर्मक, सकर्मक, कर्म के साथ, यानी कि जिस वाक्य में कर्म होता है ना। कर्म का मतलब कि बच्चा खाना खा रहा है। अब हम कहें ये वाक्य में खा रहा शब्द का परिचय देना है, तो खा रहा शब्द जो है वो हमारी क्रिया है, खाना जो है हमारा कर्म है। यहाँ पे को विभक्ति लुप्त है। अगर हम को विभक्ति लगाते हैं तो बच्चा खाने को खा रहा है ना। तो यहाँ पे ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। ये आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अकर्मक क्रिया, बच्चा खा रहा है। अब कर्म कुछ है ही नहीं क्योंकि एक तो बच्चा हमारा जो है यहाँ पे उद्देश्य है और खा रहा है एक क्रिया है, बाकी कर्म कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे वाक्य में सकर्मक और अकर्मक, यानी कि जब हम क्रिया शब्द का पद परिचय देंगे तो हमें बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वो तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पॉइंट्स को हमें पद परिचय के समय ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताती आ रही हूँ। तो सकर्मक और अकर्मक आपने समझ लिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि बनावट के आधार पर क्रिया भेद। बनावट के आधार पे यहाँ पे मैंने कुछ क्रियाएं लिखी हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ। तो मुख्य क्रिया के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि हिंदी में हमेशा मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में आती है। बच्चों इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अंत में मुख्य क्रिया ही आती है। इसलिए कहीं भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में अगर वाक्य में जो भी क्रिया लास्ट में लिखी है आपको उसे मुख्य क्रिया ही बतानी है। कि जैसे मैंने कहा कि बच्चा रो रहा था। अब बच्चा रो रहा था, या फिर एक और मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके वाक्य लेती हूँ कि बच्चा खाना खाकर सो गया। अब इसमें हमें सो गया का परिचय देना है। तो सो गया क्या है? आपने देखा कि ये सो गया शब्द जो है वो वाक्य के अंत में आया है, तो आपने इसका परिचय दे दिया। सो गया यानी कि सबसे पहले आपने वाक्य को लिखा वो अकर्मक है या सकर्मक। अब क्रिया में पूरे वाक्य में देखेंगे कर्म है बच्चा खाना खाकर सो गया। तो खाना शब्द हमारा यहाँ पे क्या है? खाना को खाकर सो गया। खाना हमारा कर्म है। अब कर्म है अगर इस वाक्य में तो आपने तुरंत लिख दिया क्रिया सकर्मक क्रिया। सकर्मक के बाद आपने देखा वो क्रिया शब्द जो है वो मुख्य क्रिया, चूंकि वाक्य के अंत में आया है सो गया, तो आप वहाँ लिख देंगे मुख्य क्रिया। बाकी तो परिचय बहुत है, अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा ये समझना है कि मुख्य क्रिया कहाँ होती है, पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है, प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है,
थोड़ा सा ये हमें समझना है बाकी परिचय में, तो हम वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो क्रिया खुद नहीं की जाती है, वो क्रिया दूसरे से करवाई जाती है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया, है ना, मंगवाया, लिखवाया, चलवाया, इस तरीके के जो शब्द बनते हैं। यहाँ पे मालिक ने खुद काम नहीं किया, उसने नौकर से काम करवाया, नौकर से पानी मंगवाया। तो ऐसी क्रिया जो होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे से करवाई जाती है। अब है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले, पहले यानी किसके पहले, ये भी ध्यान रखना है। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। जैसे बच्चा खाकर चला गया, है ना। देखिए, अब चला गया तो हमारी मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन अगर खाकर इस शब्द का परिचय आता है तो आप इसको लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि बच्चे ने खाकर, बच्चे ने खाया, ये भी एक क्रिया है, लेकिन खाकर उसने दूसरी भी क्रिया की, चला गया। चला गया हमारा वाक्य के अंत में है, वो हमारी मुख्य क्रिया बन गई, लेकिन खाकर उस मुख्य क्रिया से पहले आया हुआ शब्द था। मैं आपको सेंटेंस में ये सारी चीज़ें ज़रूर बताऊंगी। आप मेरे शब्दों से, मेरे कहे हुए बातों को मे भी ना समझ पा रहे हो तो एग्जाम्पल में आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी एक रूपरेखा बताई है, ताकि जब मैं एग्जाम्पल में इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ों को लेते हुए पद परिचय को देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इस एग्जाम्पल और ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है भेद काल। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि हम इसमें जो भी चीज़ें लिखे, हम लोगों ने इसको देखा है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पॉइंट्स लिख करके दिए हैं। वो सारे पॉइंट्स आप अपने ध्यान में ज़रूर रखेंगे, आपको उन्हीं के ही बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भेद काल। काल आपने देखा किसी में भी नहीं था, हमें क्रिया में ज़रूर बताना है कि जो हमारी क्रिया की जा रही है वो किस काल में, किस समय में की जा रही है। बीते वक्त में उसने काम कर लिया या काम कर रहा है या काम करेगा, यानी कि उसका काल क्या है। ये लिंग और वचन जो कि कॉमन है, आपने सभी के परिचय में देखा। फिर है वाच्य। इसमें आपने देखा कि एक तो हमारा काल और दूसरा वाच्य, ये चीज़ चेंज हुई है, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वहाँ पे हम ओवरऑल सेंटेंस देखेंगे। जो सेंटेंस हमारे सामने है वो किस वाच्य में है, कर्तृ, कर्म या भाव वाच्य में। तो आपको वाच्य बताना है और दूसरा कर्ता या कर्म का उल्लेख, कि क्रिया जो है, जिस क्रिया करने वाला इंसान करता है या कर्म है, हमें इसके बारे में बताना है। तो कर्ता और कर्म का हमको उल्लेख ज़रूर करना है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इन उदाहरण में जिस शब्द का आप परिचय देंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है सृष्टि पढ़ाई कर रही थी, अंडरलाइन है कर रही थी। अब पॉइंट आपके सामने है, इस पॉइंट पे कर रही थी को दिमाग में रखिए और सेट कर दीजिए। सबसे पहले है भेद। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे क्रिया। क्रिया में भेद क्या है, मैंने आपको भेद बताया, अकर्मक, सकर्मक। आप सारे को एक साथ कंबाइन कर लीजिए। मैंने आपको अकर्मक, सकर्मक, मुख्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक के और पूर्वकालिक क्रिया, आपको इतनी क्रिया मैंने आपको बताई है। तो अगर आप सबको देखेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कर
कर रही थी शब्द जो है वो वाक्य के अंत में आया है, तो मुख्य क्रिया ये हो गई है। और दूसरी चीज कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। आप वाक्य में देखेंगे कि सृष्टि पढ़ाई कर रही थी, वाक्य अकर्मक है या सकर्मक। अगर हम देखेंगे कर रही थी क्रिया हो गया, सृष्टि हमारा उद्देश्य है यानी कि काम को करने वाला, और पढ़ाई क्या है, ये हमारा कर्म की सृष्टि पढ़ाई को कर रही थी। तो पढ़ाई हमारा कर्म हो गया, और कर्म हो गया तो वाक्य हमारा सकर्मक हो गया। तो आपने भेद में लिख दिया सकर्मक क्रिया, और मुख्य क्रिया भी लिख देंगे क्योंकि आपकी कर रही थी वाक्य के अंत में आया है मुख्य क्रिया। फिर काल आप देखेंगे, काल का मतलब अब यहाँ पे देख रहे हैं थी, यानी कि कर चुकी, वो कर रही थी, कर नहीं रही है, ना ही करेगी, यानी ये बीते वक्त की बात है। तो आप लिख देंगे काल में भूतकाल। लिंग में क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है, सृष्टि के अकॉर्डिंग। सृष्टि स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग है, आपने लिंग में स्त्रीलिंग लिख दिया। और वचन, चूंकि कर रही थी सृष्टि एक सिंगल पर्सन है तो वचन एक वचन हो गया, कर्ता या कर्म का उल्लेख। अब इसमें आप देखेंगे जो क्रिया हो रही है कर्ता से हो रही है या कर्म से हो रही है, तो बिल्कुल सही कि कर्ता का प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कर्म, कर्ता सृष्टि। आपने ये सिंपल सा लिख दिया, कर्ता सृष्टि। अब हम दूसरे वाक्य में आएंगे, अंकित पढ़कर सो गया। यहाँ मैंने दो आपको पद दिए हैं और जिनमें से आप सो गया ये समझ सकते हैं। अगर हम पहले सो गया का परिचय लेते हैं, मुख्य क्रिया है ये क्योंकि वाक्य के अंत में है, और वाक्य अकर्मक है या सकर्मक। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई कर्म नहीं है। अंकित हमारा उद्देश्य है, पढ़कर ये भी क्रिया है, और सो गया ये भी क्रिया है, कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया मुख्य क्रिया। अब हमें इसका काल बताना है, सो गया यानी कि वो सो चुका, सो नहीं रहा है और सोएगा भी नहीं, यानी ये हमारा भूतकाल हो गया लिंग। अब ये सोने का काम अंकित से हुआ। अंकित हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन। वाच्य क्या है, अंकित पढ़कर सो गया। तो वाच्य भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कर्तृवाच्य है। इसमें भी आपका वाच्य कर्तृ था क्योंकि मैंने आपको बताया कर्म और भाववाच्य में सबसे पहले कारक जो चिन्ह होता है वो करण कारक होता है, से या के द्वारा जरूर लिखा रहता है, या फिर क्रिया जो है वो उसमें जा का पदबंध लग जाता है, तो कुछ ना कुछ होगा। इसलिए आपका दोनों ही वाक्य में जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य है और कर्ता या कर्म का उल्लेख। सो गया का अगर आप परिचय दे रहे हैं तो कर्ता लिखेंगे अंकित। ये हो गया। अब पढ़कर, समझ में आपने मेरी बात समझ ली कि मैंने पढ़कर को अभी पेंडिंग में क्यों रखा था। बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा। वाक्य आपको जो आपने सो गया का लिखा, बस इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी, वो है मुख्य क्रिया की जगह पूर्वकालिक क्रिया। आपकी क्रिया से पहले की जो क्रिया हुई वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। बाकी सब एज इट इज रहेगा, पढ़कर सो गया, क्योंकि सब अंकित के अकॉर्डिंग हो रहा है। वाच्य हमारा कर्तृ है, फिर पढ़कर ये लिंग हमारा चूंकि अंकित के अकॉर्डिंग कर्ता हमारा अंकित है और अंकित पुल्लिंग है, एक वचन है, तो सारे जो परिचय हैं वो एज इट इज हम इसमें लिख देंगे। बस मुख्य क्रिया की जगह ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। भाग में कुछ लोग बैठे थे, सेम ऐसे ही है सब में। मैंने आपको बीते वक्त का ही वाक्य दे दिया, सॉरी। आप बैठे हैं, बैठे होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आपका जो परिचय है। अब ये देखेंगे इसमें चेंज क्या हुआ, ये वाक्य आपका अकर्मक है या सकर्मक। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य आपका अकर्मक है। मुख्य क्रिया है, काल भूतकाल है, कुछ लोग बैठे थे लिंग में। आप जैसे मैंने आपको विशेषण में बताया था, वो कुछ लोग ही शी दोनों हो सकते हैं, तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आप लिख सकते हैं। और वचन आपका कुछ लोग हैं, यानी एक लोग ही अपने में
कुछ लोगों को लेकर के होते हैं, तो हमारा यहाँ पे वचन बहुवचन हो गया। कर्ता या कर्म का उल्लेख, तो यहाँ पे कर्ता का उल्लेख है। बैठे कौन है? कुछ लोग, और कुछ लोग कौन है? हमारा कर्ता है। तो कर्ता कुछ लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है मजदूरों से काम करवाया गया। अब आप देख रहे हैं इस वाक्य में काम करवाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। तो आपने सबसे पहले भेद में देखा, भेद में क्या है? क्रिया। अब वाक्य क्या है? अकर्मक या सकर्मक। तो आप देखेंगे मजदूरों से काम को करवाया गया, यानी वाक्य आपका सकर्मक है, और सकर्मक के साथ ही साथ ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि काम करवाने वाला यहाँ कोई और है। तो ये जो करवाया गया, लिखवाया गया, पढ़वाया गया, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है। और काल भी हमारा भूतकाल में है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों से काम करवाया गया, यानी मजदूर काम करके जा चुके हैं। अब लिंग क्या है? मजदूर, यहाँ पे लिंग में पुल्लिंग आएंगे। और वचन क्या है? ढेर सारे मजदूर हैं, तो वचन हमारा बहुवचन हो जाएगा। और वाच्य यहाँ पे आप देख रहे हैं मजदूरों से, यहाँ पे से विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये और से के साथ साथ कर्म है, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। आप ये चीज समझ सकते हैं। जब वाक्य कर्म होगा तो यहाँ पे कर्ता या कर्म का उल्लेख, इसमें आप लिखेंगे कर्म। कर्म क्या है? काम है ना, क्योंकि कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में अगर वाक्य होगा तो कर्ता का उल्लेख होगा, कर्म में है तो वो कर्म, वहाँ पे कर्म का उल्लेख होगा। अब ये घाटियां फूलों से भर जाती हैं। सेम चीज जैसा मैंने आपको सारे क्रिया का परिचय दिया। भर जाती हैं आपका भेद हो गया। क्रिया के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है और मुख्य क्रिया है। अकर्मक क्रिया, मुख्य क्रिया। बच्चों एक चीज को ध्यान में रखेंगे, मुख्य क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया आप पद परिचय के लास्ट में ही वो पॉइंट को मेंशन करेंगे। फिर काल हमारा भर जाती है, वर्तमान काल में है। और लिंग क्या है? चूंकि फूलों से भर जाती हैं, क्या? घाटियां भर जाती हैं, तो ये क्रिया जो है घाटियों के साथ यूज किया जा रहा है। तो घाटियां जो हैं हमारे स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पे लिंग स्त्रीलिंग हो गया। वचन क्या है? घाटी है नहीं, ढेर सारी घाटियां हैं, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द हो गया। कर्ता या कर्म का उल्लेख, तो यहाँ पे घाटियां फूलों से भर जाती हैं। इस घाटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कर्ता का उल्लेख है। तो आपने इन एग्जाम्पल के माध्यम से क्रिया शब्द का पद परिचय देखा। पद परिचय अगर आपने भेद को समझ लिया, और मैंने अभी तक आपको जितने भी पॉइंट्स संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में बताए, आप उन सारे पॉइंट्स को ज़रूर याद रखेंगे, ताकि आपके लिए पद परिचय बहुत ही आसान हो सके। तो आज मैंने आपको विकारी शब्द के पद परिचय को बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। मैं अपना अगला वीडियो अविकारी शब्दों का लेकर के आऊँगी, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए। जो भी डाउट्स हो मुझसे ज़रूर पूछिए, और मेरे अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद।